सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 5 में पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन। तो यहाँ पर इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि अनुकूलन कहते किसे हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो एक सीधी भाषा में अगर हम समझें तो हमने जो आसपास अपने बहुत सारे जंतु देखे हैं तो वो भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं। कुछ जंतु हवा में रहते हैं, जैसे कि पक्षी हवा में उड़ते हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, उन्हें हम जलीय जंतु कहते हैं। कुछ जंतु भूमि पर रहते हैं, उनको हम स्थलचर जंतु कहते हैं। तो ये जंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर क्यों रहते हैं? कुछ जंतु हवा में क्यों उड़ते हैं, कुछ जल में क्यों रहते हैं, कुछ स्थल पर क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब हमको यही मिलेगा कि उनका जो शरीर है वो उस विशेष स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है, या उनका शरीर उस विशेष स्थान पर रहने के लिए अनुकूल है। अनुकूलन क्या है? जंतुओं के शरीर की विशेष संरचनाएं या जंतुओं की कुछ विशेष विशेषताएं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं, जैसे किसी जंतु के चोंच होना, तो किसी के दांत लंबे होना, किसी का शरीर हल्का होना, किसी का शरीर भारी होना, किसी के 4 पैर होना, किसी के 2 पैर होना, मछलियों के 1 भी पैर न होना, सर्पों के 1 भी पैर न होना। यानी ये शरीर की विशेष बनावट, विशेष संरचनाएं है ना, विशेष संरचनाएं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में, विशेष वातावरण चाहे वो जल हो, एक जल का वातावरण है, एक हवा है, हवा का वातावरण है, एक स्थल है, स्थल का वातावरण है, स्थल पर पर्वत है तो पर्वतों का अलग वातावरण है, मैदानी क्षेत्र है उनका अलग वातावरण है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसका एक अलग वातावरण है। तो जो जंतु जिस विशेष वातावरण में पाया जाता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, उसके शरीर की एक ऐसी खास बनावट होती है, उसकी कुछ ऐसी विशेष जरूरतें होती हैं जो उसे उस वातावरण में जिसमें वो रह रहा है, चाहे वो रेगिस्तान में रह रहा हो, चाहे वो मैदानों में रह रहा हो, चाहे वो जल में रह रहा हो, उस विशेष वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं। उन्हीं विशेषताओं को हम लोग अनुकूलन के नाम से जानते हैं। बात समझ गए? अगर मछली को जल से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। अगर हम किसी घोड़ा, गाय, भैंस, इनको अगर हम पानी में रहने के लिए कहेंगे तो वहाँ जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उस वातावरण में जीवित रहने के लिए उनकी अनुकूलता नहीं है, उनके शरीर में वो विशेषताएं नहीं हैं कि वो जल में जीवित रह सकें। उनमें ऐसी विशेषताएं हैं, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, इनमें ऐसी विशेषता है कि ये स्थल पर तो जीवित रह सकते हैं लेकिन जल में नहीं। जबकि मछली में ऐसी विशेषता है कि वो जल में जीवित रह सकती है, स्थल पर नहीं। तो जो भी जंतु हैं उनमें जो उनकी विशेषताएं हैं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में जीवित रखती हैं, उन्हीं को हम लोग अनुकूलता के नाम से जानते हैं, अनुकूलन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक बार परिभाषा फिर से समझ लें। अगर आपसे कोई अनुकूलन की परिभाषा पूछे या ये पूछे कि अनुकूलन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? कि जंतुओं के शरीर की वो विशेषताएं, जंतुओं के शरीर की वो विशेष संरचनाएं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने के अनुकूल बनाती हैं या उनको उस विशेष वातावरण में जीवित रखती हैं, अनुकूलन कहलाती हैं। ठीक है। अब अगर हम अपने पृथ्वी पर देखें तो यहाँ पर जो भूमि है और जल है, 2 चीज़ें हैं। पृथ्वी का जो तल है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो स्थल भाग और दूसरा जल भाग। तो जल वाले भाग को हम लोग जलीय वातावरण और स्थल वाले भाग को स्थलीय वातावरण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर क्या है? जल है।
और 1/4 भाग पर भूमि है, स्थल है। 3/4 भाग पर क्या है? जल है। जल की मात्रा अधिक है। पृथ्वी पर जलीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, वो पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल का 3/4 है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो लगभग 70% जल है ना। जल वाला तल कितना है? लगभग 70%, या पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 3/4 है जल। यानी जलीय वातावरण बहुत बड़ा वातावरण है ना। समुद्र, आपने समुद्रों का नाम सुना होगा, है ना। तो बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं और पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर इन समुद्रों का फैलाव है, समुद्रों का विस्तार है, ठीक है। और 1/4 भाग पर स्थल भाग है, जमीन है, भूमि है, जहाँ पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो जल वाला वातावरण है उसको हम लोग जलीय वातावरण के नाम से जानते हैं, और जो स्थल भाग है उसको हम लोग स्थलीय वातावरण के नाम से जानते हैं। जलीय क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं वो जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। उनके शरीर की कुछ ऐसी बनावट है कि वो जल में आसानी से रह सकते हैं। जैसे मछलियाँ जल में बहुत आसानी से रह सकती हैं, जल में वो तैर सकती हैं, जल में गति कर सकती हैं, जल में वो भोजन कर सकती हैं, जल में वो श्वसन कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, जल में ही वो अपना भोजन ग्रहण कर सकती हैं, जल में वो गति कर सकती हैं। यानी जीवन की जो समस्त आवश्यक क्रियाएं हैं, एक जीवन के लिए, किसी भी जंतु को जीवित रखने के लिए जितनी भी आवश्यक विशेषताएं हैं या जो होनी चाहिए, वो उन मछलियों को उस जलीय वातावरण में मिल जाती हैं। इसलिए मछली क्या है? एक जलीय जीव है और जल में रहने के लिए अनुकूलित है। उसका शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित है, जल में आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सकती है। तो सबसे पहले हमने लिखा भी हुआ है। देखिए, हम स्थलीय जंतुओं से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलीय जंतुओं से, मतलब स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। पाठ हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में अनुकूलन। पाठ का नाम क्या है? जंतुओं में अनुकूलन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, चलो उसको मैं बढ़ा देता हूँ। स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। अब देखिए, जो स्थल भाग है ये भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। स्थल भाग को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्थल भाग के अंतर्गत क्या आते हैं? पर्वत आते हैं। दूसरे नंबर पे मैदान आते हैं, समतल क्षेत्र जिनको हम कहते हैं। और तीसरे नंबर पे मरुस्थल आते हैं, जिनको हम लोग रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्थलीय भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पर्वत, जो कि पृथ्वी से काफ़ी ऊंचे क्षेत्र होते हैं, फिर मैदान, जो कि समतल क्षेत्र होते हैं। हम लोग जहाँ पर ये रह रहे हैं ये हमारा मैदानी क्षेत्रों में भाग आता है, ठीक है, समतल क्षेत्र कहलाता है। और फिर दूसरे जो है मरुस्थल वाला क्षेत्र आता है। तो हम इस तीनों भागों में पढ़ लेते हैं कि पर्वतीय जंतुओं में अनुकूलन, मैदानी जंतुओं में अनुकूलन और मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन, ठीक है। तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहला क्या है? पर्वतीय जंतुओं में अनुकूलन। पाठ का नाम है जंतुओं में अनुकूलन। तो हम पढ़ेंगे पर्वतीय जंतुओं में अनुकूलन, फिर पढ़ेंगे मैदानी जंतुओं में अनुकूलन, फिर पढ़ेंगे मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। तो सबसे पहले पर्वतीय जंतुओं में अनुकूलन। देखिए, पर्वत ऊंचे नीचे क्षेत्र होते हैं, या एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्वत पृथ्वी से काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाई पर होने के कारण पर्वतों पर ठंडक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर कौन से जंतु पाए जाते हैं? वहाँ पर जैसे आपने ध्रुवीय भालू है ना, याक है, ये जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। रेंडियर है, ठीक है। तो इस प्रकार के जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं कि वो ठंडक में, अधिक ठंडे क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। घोड़ा, खच्चर, ये जंतु भी वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतों पर आसानी से नीचे ऊपर जा सकते हैं, चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पे कौन से जंतु पाए जाएंगे? जो जंतु वहाँ पर अपने जीवन को आसानी से संचालित कर सकते हैं, वहाँ पर उस वातावरण में जीवित रह सकते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की। तो मैदानी क्षेत्रों में घास बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है। तो यहाँ पर खास करके घास या शाकाहारी जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे गाय है, घोड़ा है, भैंस है, बैल है, गधा है,
ये सारे जंतु जो शाकाहारी जंतु हैं ये मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जब यहाँ पर शाकाहारी जंतु पाए जाते हैं तो आप जानते हैं कि शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, जैसे शेर है ना। तो इस प्रकार के मांसाहारी जंतु भी मैदानी क्षेत्रों में बहुतायत में या अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं वो आसानी से यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनका शरीर मैदानों में रहने के अनुकूल होता है। फिर बात करेंगे हम मरुस्थलीय क्षेत्रों की। देखिए, जो मरुस्थल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बालू की अधिकता होती है और पानी की कमी होती है। दो चीज़ें हैं, बालू की अधिकता होती है, मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, और पानी की कमी होती है। जब बालू की अधिकता होती है, पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर पेड़ पौधों में भी कमी होती है। पेड़ पौधे भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पेड़ पौधे भी अच्छे से विकसित नहीं हो पाएंगे। तो जब वहाँ पर पानी की कमी है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं वो बालू वाले क्षेत्रों में आसानी से चल सकते हैं। जैसे हम एक बात कर लें ऊंट की। ऊंट, तो ऊंट मरुस्थलों में रहने के लिए बहुत अच्छे से अनुकूलित है, क्योंकि इसके पैर क्या होते हैं, चौड़े और गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर चौड़े और गद्दीदार होते हैं और ये बालू वाले क्षेत्रों में आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। अब वहाँ पर अगर घोड़ा, गाय, बैल अगर ये जंतु जाते हैं तो इनके पैर नुकीले होते हैं और नुकीले होने के कारण वो पैर बालू में धंस जाएंगे और इनको चलने में बहुत समस्या होगी। इसलिए घोड़ा, गाय, बैल ये मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। वहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित कौन है, ऊंट है, क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं, पैरों की चौड़ाई अधिक होती है, क्षेत्रफल अधिक होता है, वो पैर बालू में नहीं धंसते और ऊंट बालू वाले क्षेत्रों में भी आसानी से दौड़ सकता है। दूसरा अनुकूलन क्या है, ऊंट कई दिनों तक बिना खाना बिना पानी रह सकता है। अगर ऊंट को कई दिनों तक खाना ना मिले, खाना मतलब उसके लिए क्या है, पत्तियां हैं, घास है, शाकाहारी जंतु है ना ऊंट, तो अगर उसको इस प्रकार से भोजन ना मिले, पानी ना मिले, फिर भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन और पानी दोनों की कमी है, पेड़ पौधों की भी कमी है और पानी की भी कमी है। तो यहाँ पर रहने के लिए कौन अनुकूलित है, ऊंट, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है और ऊंट कई दिनों तक बिना खाए बिना पिए रह सकता है। इसलिए यहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित कौन है, ऊंट यहाँ पर रहने के लिए अनुकूलित है। तो ये हमने क्या पढ़ा, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन। फिर हमने इसको तीन भागों में बांट के पढ़ा, पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंतु पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं में अनुकूलन, मैदानी क्षेत्रों के जंतुओं में अनुकूलन और मरुस्थलीय क्षेत्रों के जंतुओं में अनुकूलन। किस प्रकार से वो उन क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जलीय जंतुओं में अनुकूलन। तो अभी हमने बताया कि पृथ्वी के 3/4 भाग पर लगभग जल का विस्तार है और वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको हम लोग जलीय जंतु कहते हैं। अब जलीय जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जलीय जंतु होते हैं वो जल में आसानी से तैर सकते हैं, वहाँ पर अपना वो भोजन कर सकते हैं, वहाँ पर वो गति कर सकते हैं, यानी अपनी समस्त आवश्यक गतिविधियों को वो जल में ही संचालित कर सकते हैं। इसलिए उनका शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित है। मछली को आप जानते ही हैं, तो मछली क्या है, मछली जल में आसानी से तैर सकती है, वहीं पर वो भोजन कर सकती है, वहीं पे वो सांस ले सकती है, तो मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है। ठीक है। अब जलीय जंतुओं के बाद कुछ जंतु आते हैं उभयचर जंतु। उभयचर जंतु कौन कौन से होते हैं? उभयचर जंतु वो होते हैं जो स्थल और जल दोनों भागों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, इसलिए इनको क्या कहेगा, उभयचर। उभयचर जो स्थल और जल दोनों क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूल होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उभयचर। उभयचर कौन है? जो स्थल और जल दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित हैं या दोनों जगहों पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको हम लोग उभयचर जंतुओं के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत आपने मेढक, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, बतख आदि बहुत सारे जंतु ऐसे जंतु हैं कि जो स्थल भाग पर भी अपनी गति कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं और ये सारी गतिविधियां वो जल में भी कर सकते हैं। ठीक है। मेढक को आपने देखा होगा जल में भी तैर लेता है और स्थल भाग पर भी फुदक फुदक के क्या कर लेता है, चल लेता है।
जल में भी वो अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, स्थल पर भी खा लेता है, जल में भी शोषण कर लेता है और स्थल पर भी शोषण कर लेता है। यानी वो जल में भी जीवित रह सकता है और स्थल पर भी जीवित रह सकता है। यानी उसके शरीर की अनुकूलता दो तरीके से है ना। ऐसे मगरमच्छ की अनुकूलता भी दोनों जगहों पर है, कछुए की अनुकूलता भी दोनों जगहों पर है। ऐसे अनेक और बहुत सारे जलीय और स्थलीय जंतु हैं जो दोनों जगहों पर रहने के लिए अनुकूलित हैं। यानी वो जल में भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और स्थल भाग पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जंतुओं को उभयचर जंतुओं के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे वायवीय जंतुओं की। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो वायवीय मतलब हवा में अपना जीवन यापन करते हैं। कहाँ अपना जीवन यापन करते हैं? हवा में। अब जैसे पक्षियों को आपने सुना तो वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं, तो वो हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित हैं। तो क्या क्या अनुकूलता उनमें है? पहली बात तो उनका शरीर बहुत हल्का होता है, पक्षियों का शरीर बहुत हल्का होता है। दूसरा क्या है कि पक्षियों के पंख पाए जाते हैं। अगर पंख नहीं होते तो क्या पक्षी उड़ सकते थे? नहीं उड़ पाते। तो पक्षियों के शरीर का हल्का होना, पक्षियों में पंख पाया जाना, ये क्या है? अनुकूलता है हवा में रहने के लिए। और तीसरा पक्षियों के चोंच का पाया जाना। चोंच भी आप तो कहते होंगे पक्षी चोंच से भोजन करते हैं, बिल्कुल सही है, पक्षी चोंच से भोजन करते हैं, लेकिन चोंच पक्षियों को उड़ने में भी मदद करती है। ठीक है, चोंच पक्षियों को उड़ने में भी मदद करती है, क्योंकि जब पक्षी हवा में उड़ते हैं तो चोंच क्या है, चूंकि चोंच नुकीली होती है और वो हवा में काट उत्पन्न करती है और घर्षण कम हो जाता है, उनको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती हवा में उड़ने में और वो आसानी से उड़ सकते हैं चोंच की सहायता से। अब आप समझ लो कि अगर आपने वायुयान देखा होगा, है ना, हेलीकॉप्टर देखे होंगे, तो उनका अगला सिरा भी क्या है? नुकीला बनाया जाता है, क्योंकि वो भी हवा में उड़ते हैं, है ना। जब हवा में उड़ते हैं तो उनका अगला सिरा जब नुकीला बना दिया जाता है तो घर्षण कम हो जाता है और उनको कम ताकत लगा करके वो आसानी से उड़ सकते हैं, है ना। तो चोंच भी क्या है? ये पक्षियों के लिए एक अनुकूलन है, वो हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये वायवीय जंतुओं का अनुकूलन है कि उनके शरीर का हल्का होना, उनमें पंखों का पाया जाना, चोंच का पाया जाना, हड्डियों का खोखला होना, शरीर में वायुकोष होना। इनके शरीर में वायुकोष होते, उसमें हवा भर लेते हैं गुब्बारे की तरह और आसानी हो जाती है उनको उड़ने में, है ना। तो ये सब विशेषताएं हैं वायवीय जंतुओं की। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि जंतुओं में अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन। जो जंतु हैं वो विभिन्न वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में वो रहते हैं, चाहे वो जल में रहें, चाहे वो स्थल पर रहें, चाहे वो पर्वतों पर रहें, चाहे वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहें, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में रहें, चाहे वो हवा में उड़ें, उनका शरीर उस विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित है और उनका शरीर भोजन के लिए अनुकूलित होता है। यानी जो जंतु जिस वातावरण में रहता है वहीं पर वो भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसका शरीर वहीं पर भोजन को प्राप्त कर लेता है। जैसे अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो पर्वतों पर ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, मैदानी क्षेत्र के जंतु हैं मैदानी क्षेत्रों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो जलीय जंतु है वो अपना भोजन जल में ही प्राप्त कर लेते हैं, है ना, भोजन के लिए। दूसरा क्या है? गति के लिए, गति के लिए अनुकूलन होता है। जो भी जंतु जिस विशेष वातावरण में रहता है वहीं पर वो अपनी गति को कर सकता है। जो लोग वायवीय जंतु हैं वो हवा में गति कर सकते हैं, जो जलीय जंतु हैं वो जल में गति कर सकते हैं, और जो मरुस्थलीय जंतु हैं जैसे ऊंट वो मरुस्थल में आसानी से गति कर सकता है, और जो मैदानी क्षेत्रों के या स्थलीय भागों के जंतु होते हैं वो स्थल भागों पर अपना गति कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तीसरा क्या है? प्रवसन। प्रवसन, देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो विशेष वातावरण में रहते तो हैं, बात समझिएगा हमारी बड़े ध्यान से। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो किसी विशेष वातावरण में रहते तो हैं, लेकिन जब उनके वातावरण में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जब उनके वातावरण में कुछ परिवर्तन आ जाता है, आप जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य दोनों की जो आपस में संबद्धता है, या ऐसे कह लें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समयों में मौसम में परिवर्तन होता है। आप अपने यहाँ देखिए, कभी जाड़ा तो कभी गर्मी, कभी बरसात, ऋतुएं बदलती नहीं बदलती हैं, जाड़ा होता है, गर्मी होती है। तो जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो अगर कोई जंतु जाड़े में रहने के लिए अनुकूलित है तो गर्मी में क्या होगा?
उसको परेशानी नहीं होगी। भाई हमारे यहाँ भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, और अगर कोई जीव जंतु ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है और जब गर्मी का मौसम आएगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी, तो उस समय वो ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाता है। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? जो जंतु जाड़े वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं, अगर उन क्षेत्रों में जब गर्मी की ऋतु आती है तो वहां पर वो जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, गर्मी को सहन नहीं कर पाएंगे, तो वो ठंडे क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो अपने आवास को छोड़ करके कुछ समय के लिए अगले आवास पर जाना, किसके लिए? अनुकूलन के लिए। पाठ का नाम ही क्या है? अनुकूलन। आज हम इस पाठ में अनुकूलन को लेकर के ही पढ़ेंगे। तो जो कोई जंतु अपने वातावरण में परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता, यदि कोई जंतु अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता है, तो वो अपने उस वातावरण को छोड़ करके अपने अनुकूल वातावरण में चला जाता है, अपने अनुकूल वातावरण में चला जाता है जहां पर वो आसानी से रह सकता है। तो इसी को प्रवास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रवास या प्रवसन कहते हैं। और जब अपने यहाँ फिर से ऋतु बदलती है, उसके अनुकूल ऋतु आ जाती है, तो वो फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा प्रवास पक्षी हैं या अन्य जीव जंतु भी करते हैं, है ना। साइबेरियाई पक्षियों का नाम आपने तो बहुत सुना होगा। साइबेरिया कहाँ है? रूस के उत्तर में, आर्कटिक क्षेत्र में। रूस के उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र में एक साइबेरियाई क्षेत्र पाया जाता है, वहां पर साइबेरियाई पक्षी पाए जाते हैं, और वो पक्षी भारत आते हैं। वो पक्षी भारत में आते हैं। कहां पर? राजस्थान के घाना पक्षी विहार के आसपास, है ना। तो वो क्या है, जब वहां पर मौसम बदलता है, कहां? साइबेरिया क्षेत्र में, और वो वहां पर कहते हैं कि अब हम यहां नहीं रह पाएंगे, मौसम बदल गया है, तो अनुकूल वातावरण उनको कहां मिलता है? भारत के राजस्थान में। तो वहां करके रहते हैं, और जब यहां पे मौसम बदलता है तो वो फिर से साइबेरिया क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। यानी अनुकूलन के लिए अपने मूल वातावरण को छोड़ करके, अपने मूल वातावरण को छोड़ करके किसी नए वातावरण में जाकर के कुछ दिन के लिए रहना, यही क्या है? प्रवसन है। एक चीज और समझ लीजिए, छद्मावर्ण, कुछ जंतुओं में अनुकूलन होता है, वो छद्मावर्ण कहते हैं। क्या करते हैं? छद्मावर्ण करते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? गिरगिट का नाम आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट रंग बदलता है ना। गिरगिट मामा कहते थे हम लोग छोटे पे, क्या कहते थे? गिरगिट मामा। तो वो रंग बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि वो अपने विशेष वातावरण में दो चीजों के लिए रंग बदलता है, दो कारण से रंग बदलता है। पहला कारण ये कि वो जिस वातावरण में है, यानी कि अगर वो पेड़ की पत्तियों पे जाएगा तो हरे रंग का हो जाएगा, अगर पेड़ के तने की छाल पे रहेगा तो वो छाल के रंग का हो जाएगा, अगर वो मिट्टी पे आ जाएगा भूमि पर तो वो भूमि के रंग का हो जाएगा, सूखी पत्तियों में जाएगा तो सूखी पत्तियों के रंग का हो जाएगा। रंग बदलता है। ये रंग बदलना अनुकूलन है। क्यों? क्योंकि वो दो कारणों से रंग को बदलता है। पहला कारण ये कि उसका शिकार उसको देख ना पाए, यानी छिपने के लिए। गिरगिट का शिकार जो जंतु करते हैं, वो शिकारी जंतु गिरगिट को ना देख पाए, इसलिए वो रंग बदलता है। और दूसरा ये है कि जिसका वो शिकार करना चाहता है, जिसको वो खाना चाहता है, जो कीट, जो सूक्ष्म कीट, जो छोटे छोटे जीव उसका भोजन है, वो भी उसको न देख पाए, नहीं तो वो अपनी जगह से हट जाएंगे तो भोजन कैसे करेगा। तो दोनों चीजें हैं, खुद को बचाने के लिए और भोजन करने के लिए क्या है, वो छद्मावरण करता है, अपने रंग को बदलता है। ऐसे ही छद्मावरण अन्य भी जीव जंतु करते हैं, केवल गिरगिट ही नहीं, सभी जंतु छद्मावरण करते हैं अपने अपने तरीके से। जैसे आपने शेर को देखा होगा, शेर की गर्दन पे क्या है, धारियां होती हैं, पीली भूरी रंग की धारियां होती हैं। तो उन धारियों की सहायता से वो झाड़ियों में आसानी से छिप जाता है। और हिरन है, नीलगाय है या अन्य जो शाकाहारी जंतु हैं उसके पास से निकलते हैं और वो शेर को नहीं देख पाते, उसको झाड़ी समझ लेते हैं कि झाड़ी है, झाड़ी दिख रही है, और शेर अपने पास से निकले हुए शिकार पर आसानी से हमला करके उसको भोजन कर लेता है। तो ये छद्मावरण होता है जंतुओं में, किस चीज के लिए, भोजन के अनुकूलन के लिए, भोजन के अनुकूलन के लिए। ठीक है, तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा है कि जंतुओं में अनुकूलन होता है, वो अपने विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। ठीक, तो इस पाठ को आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, तो ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।